गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया जर्नी, क्लास 12th का जर्नी। क्लास 12th का जो फिजिक्स का चैप्टर्स हैं वो आपके मेनली तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है ना, जिसके अंडर में हम लोग फर्स्ट बुक में मेनली दो ब्रांचेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का जो पूरा फिजिक्स है वो दो बुक्स में बटा हुआ है। इसमें से फर्स्ट जो बुक है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मेनली दो पार्ट हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ठीक है। तो यहाँ पे दो मेन सब डिवीजन है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स होता है इसका मीनिंग क्या है, अगर हम इस वर्ड्स को देखें है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो, इसका मीनिंग होता है चार्ज। इसका मीनिंग क्या होता है, चार्ज होता है ठीक है। और जो दूसरा वर्ड है जिसका नाम है स्टैटिक्स, इसका मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो ब्रांच है आपको मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिक्स के ये वो ब्रांच है जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस का स्टडी करते हैं। जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस का स्टडी करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। अरे बाबा किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। कौन, चार्ज। तो जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो उस चार्ज की स्टडी क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट ना, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तब चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो जो स्टडी हम करेंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। इसी का दूसरा ब्रांच है। फिर से इसमें एक वर्ड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं चार्ज ठीक है। और एक दूसरा वर्ड है डायनेमिक्स। इसका मतलब होता है इन मोशन। इन मोशन, तो जब चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। तो जब भी चार्ज मोशन में होगा तो उस टाइम जिसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाएगा। मतलब चार्ज जब मोशन में होता है तो उस मोशन वाले चार्ज की स्टडी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाएगा। तो हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। इन मोशन, so this is known as what, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं, चैप्टर से आगे जाने से पहले हम लोग कुछ डिस्कशन ये करते हैं कि इसमें मेनली हम लोग क्या करेंगे, पूरे फर्स्ट बुक को जो है हम लोग इसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं ना। जो अपने पास में चार्ज एट रेस्ट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं। उसके अंतर्गत हमको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक है चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बोलते हैं। और दूसरा जो चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है। फिर बाकी के चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये आपको किसके अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आता है ठीक है। चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे पास में नाम है उसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 को इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड फील्ड्स, ये आपके पास में चैप्टर का नाम हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड है इस चैप्टर का जिसका नाम है
इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है, तो इसको डील करने के पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 9th क्लास और 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, है ना, जिस चैप्टर का नाम क्या था, ग्रेविटेशन। तो उस चैप्टर का नाम जो ग्रेविटेशन था, उस चैप्टर में आपने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी किया हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था। स्पेशली फोर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 9th में आप फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लगता क्यों है किसी बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है। मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा कि ये तो मैसिव बॉडी पे लगता है। मतलब एक मैसिव बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाता है और दूसरा मैसिव बॉडी जो है पहले बॉडी पे लगाता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मेन कॉज कौन है, मास, ठीक है। तो मास के कारण से क्या लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा है। जब भी हम मैसिव बॉडी की बात करते हैं तो क्या जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। GRAVITATIONL ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये आगे फिर बढ़ेगा कि मास क्या है, मास क्या है ना। तो मास एक क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। जैसे फंडामेंटल का मतलब जो किसी और चीज से मिलके नहीं बना हो, है ना। और 11th क्लास में हमने पहले ही देख चुका है कि मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे हम फंडामेंटल कहने का मतलब एक और है कि मास जो है किसी भी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, प्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। या जैसे मान लो जाए एक अपने पास में m1 बॉडी है, इसके पास में m1 मास होने के कारण से ये क्या करेगा, या तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा या फोर्स क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, या फिर किसी दूसरे बॉडी के कारण से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो जो मास है उसके कारण से कोई बॉडी जो है यहाँ पे मेनली दो चीज कर पा रहा है, या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, या तो किसी भी बॉडी का जो पहले से ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि चार्ज इज आल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, तो किसी मैटर का। किसका प्रॉपर्टी, तो किसी मैटर। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ऑफ एनी मैटर, ठीक है। मास के कारण से क्या होता है, इसके कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स या तो प्रोड्यूस होता है या तो वो एक्सपीरियंस करता है। तो वैसे ही चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, due to which it produces or experiences an electrostatic force, an electrostatic force, ठीक। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है मास के कारण से, वैसे ही चार्ज कारण से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो चार्ज सिंपल सा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चार्ज, चार्ज क्या है, एक टाइप का प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है, तो किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के कारण से क्या जनरेट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण से क्या होता है, जो भी पहले से इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होगा उसको कोई दूसरी चार्ज बॉडी क्या कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। तो प्रोडक्शन या फिर एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये रही चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है।
अब जैसे सर चार्ज हम लोग को पता चल गया कि क्या होता है, मास हमको पता है कि क्या होता है, जैसे मास को मेजर करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, कुछ यूनिट होता है, क्या वैसे ही चार्ज को भी मेजर करने के लिए कोई यूनिट है? हाँ एब्सोल्युटली। तो हमारे पास में ऐसा यूनिट जो होता है ना, अच्छा चार्ज को हम लोग ज्यादातर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे कि जो चार्ज होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है। जैसे मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, वैसे तो ऐसा यूनिट क्या होता है, किसी भी चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलाम, COULOMB, COULOMB कूलाम, और इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल सी से क्यों सर, स्मॉल सी से क्यों नहीं? तो ये जो कूलाम है वो एक साइंटिस्ट का नाम है ना, और हमारे साइंस में एक परंपरा रही है कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं अगर उनके नाम पे कोई यूनिट है तो उस साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सिंबल का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। हाँ यहाँ पे हम स्मॉल लिखेंगे चलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटी कहता है कि नाम क्या हमको लिखना है, पूरा नाम लिखना है तो सारे लेटर स्मॉल कर दो, लेकिन जब सिंबल लिखा जाता है तो उसका कैपिटल लेटर रहता है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। सर सिर्फ एक ही यूनिट है? नहीं, इसमें बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, जैसे सीजीएस यूनिट हो सकता है इसका, है ना, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में हमारे पास में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलाम, STAT स्टेट कूलाम, COULOMB स्टेट कूलाम। सर इसका भी सिंबल है, हाँ इसको हम लोग लिखते हैं STAT ऐसा, फिर एक डैश लगाए और कैपिटल C लिख दिए, ये हो जाएगा स्टेट कूलाम का सिंबल। सर इसी को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, ESU स्टेट कूलाम, जो सीजीएस यूनिट है इसी को ESU बोलते हैं। सर ये ESU क्या है? तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब जब भी चार्ज किसमें होगा, रेस्ट में होगा, तो सीजीएस यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, ESU यूनिट लगा सकते हैं। अगर हमको सीजीएस यूनिट यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे, उसको ESU बोलेंगे। सर क्या इतना ही यूनिट है? नहीं, इसको छोड़ करके और यूनिट है, जैसे अदर यूनिट में हम लोग बोल सकते हैं, है ना, अदर यूनिट। जैसे अदर यूनिट में एक यूनिट हमारे पास में होता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं EMU, ठीक है। EMU मतलब जैसे चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, लेकिन वहीं पे जब चार्ज किसमें आ जाए, मोशन में आ जाए, है ना, जब ये मोशन करने लगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। ये कब लगाते हैं, जब हम लोग इसको बात करेंगे जब चार्ज किसमें हो, मोशन में हो। सर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से एब कूलाम भी बोलते हैं, ABCOULOMB, एब कूलाम, ये आपका नाम हो गया। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं AB डैश कैपिटल C, एब कूलाम। मतलब EMU को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब कूलाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगा यूनिट्स के बारे में बातें। चलो तो अदर यूनिट्स के अंदर में और आता है, जैसे हम लोग कूलाम जो देख रहे हैं, कूलाम बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। कूलाम क्या बहुत बड़ा यूनिट है। तो हमारे चैप्टर्स में जो जनरली यूज होने वाला टॉपिक है, उसमें जो यूज होने वाला यूनिट है उसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे चार्जेस को और अलग अलग यूनिट से दिखा सकते हैं, जैसे माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ठीक है। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं मिली कूलम, M स्मॉल m कैपिटल C। तो 1 माइक्रो मिली कूलम इक्वल टू होता है अपने पास में, मिली का मतलब होता है 10 के पावर में -3 कूलम, ठीक है। मिली के बाद आता है माइक्रो, माइक्रो कूलम, है ना, मिली से भी छोटा होता है ये, इसको हम लोग लिखेंगे 10 रेस्ट टू दी पावर -6 कूलम, ठीक है, माइक्रो हो गया। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे क्या, नेक्स्ट आएगा अपने पास में नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10 रेस्ट टू दी पावर में -9 कूलम, ठीक है सर, ये हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास में पिको कूलम, पिको कूलम, पिको का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम, ठीक है। तो इतने सारे यूनिट हैं, इसमें मिली, माइक्रो, नैनो, पीके ये यूज हो सकता है, तो इसको आप जनरली याद रखेंगे। सर इतना सारा आप लिखवा दिए, क्या याद रखें, कैसे याद रखें, मेनली आपको ये तो याद रखना ही है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको अगर ये नाम याद है, नेम याद है, तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है इसके जो पावर में है वो 3 के टेबल को फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे जो पावर है वो
3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो माइनस साइन लगा दो, तो 3, 6, 9, 12 है। ठीक है। अब सर नाम कैसे याद रखें, सीक्वेंस कैसे याद रखें, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जीएसटी, है ना। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, गजपाल सर का टॉनिक। गजपाल सर का टॉनिक क्या बोलता है कि यहाँ पे हम इसको नाम याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि मेरे अंकल ने पीटा, अंकल ने पीटा। ठीक है, मेरे अंकल ने पीटा। सर क्या क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे मिली जो है आपको एम से नजर आ रहा है, तो एम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मिली। एम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मिली। देखो म्यू है, इसको माइक्रो को बोलते हैं म्यू। म्यू यू मतलब हो जाएगा अपने पास में माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब यहाँ पे देखो एम को मैं मिली बोल रहा हूँ, माइक्रो को मैं बोल रहा हूँ म्यू को बोल रहा हूँ मैं माइक्रो। ठीक है। एन स्टैंड फॉर नैनो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नैनो। ठीक है। और P स्टैंड फॉर व्हाट, इको। इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, P स्टैंड फॉर इको। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मिली, माइक्रो, नैनो, इको। टेबल याद कर लो, 10 रेज़ टू पावर में -3, 10 रेज़ टू पावर में -6, 10 रेज़ टू पावर में -9, 10 रेज़ टू पावर में -12। तो ये अपने पास में इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का जीएसटी, और इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को आपको अच्छा से लर्न करना है। चलिए एक लास्ट जाते जाते जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एज एन ऑब्जेक्टिव या कुछ भी हो तरीके से, फिर भी याद रख लो। जो बिगेस्ट यूनिट है चार्ज का, बिगेस्ट यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं फैराडे। फैराडे। ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक फैराड भी आएगा आगे चल के, है ना। तो फैराड और फैराडे में कंफ्यूज नहीं होना है। आज डे फर्स्ट है, आज कौन सा डे है, डे फर्स्ट है 12th के लेक्चर का। तो डे फर्स्ट है इसलिए डे आ रहा है, तो इसको आप लोग याद करोगे। फर्स्ट डे में हमने फैराडे पढ़ा था, ना कि फैराड। ठीक है। अब ये 1 फैराड, इसको हम लोग कैपिटल एफ डिनोट करते हैं, ये बहुत बड़ा यूनिट है ना। तो 1 फैराड इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये इतने के बराबर होता है। ठीक है। इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट चार्ज का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। ठीक है। इसी को हम लोग ईएसयू भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम भी बोलते हैं। ठीक है। ये 1 फ्रैंकलिन, 1 स्टेट कूलम जो आपका यूनिट है, ये सारी चीजें सेम है। ठीक। अब एक और लास्ट, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे लास्ट हम लोग देखते हैं एक यूनिट के बारे में, इसमें रिलेशन क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बिटवीन कूलम एंड फ्रैंकलिन एंड ईएसयू। ठीक है। आपको अच्छा से इसको समझ लेते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 टू द पावर में आपके पास में होता है 9 ESU। ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 1 ESU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ESU इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ही रखिए, बाकी उधर ले जाइए, तो 1 डिवाइड बाई में हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर में 9, और ये आपके पास में कूलम के फॉर्म में हो गया। ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिख लेता हूँ 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 डिवाइड, है ना, 10 रेज़ टू पावर में 10 हो गया। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो जाएगा 3.33, ये अनसैचुरेटेड 33 ऐसे चलते जाएगा, इंटू 10 पावर -10 कूलम। मतलब 1 ESU इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10 पावर -10 कूलम, या 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 ESU। इसी को आप बोल सकते हो ESU, इसी को आप बोल सकते हो स्टेट कूलम, या इसी को बोल सकते हो आप फ्रैंकलिन। क्लियर है। तो ये आपके पास में हो गया वैल्यूज, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। चलिए थैंक यू, आज के इतना करते हैं। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, और मिलते हैं कल अगले क्लास में फिर से नया टॉपिक लेकर के।